दर्शकों को भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बहुत हर्षित हूं आज की परेड देखकर। जी। देखिए, रूस, चीन, कोरिया वगैरह देशों में ये जो रिपब्लिक डे परेड्स होती हैं, नेशनल डे परेड्स होती हैं, वो बड़ा मिलिट्री डिस्प्ले का एक तरीका होता है, जिसमें अपने लेटेस्ट रॉकेट्स, मिसाइल्स, आईसीबीएम्स ताकत वो दर्शाते हैं अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को, कि हमें हमसे ना टकराना। ठीक है। तो ये जो मिलिट्री कंटेंट था रिपब्लिक डे परेड्स का, हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे ये कम होता जा रहा था। जी। आधे से भी कम रह गया और फिर ज्यादातर डांस, ड्रामास, कल्चर वगैरह, पेजेंट्री होती थी। और मुझे खुशी है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर की वजह से फिर मिलिट्री कंटेंट काफी बड़ा है और हमने वो समस्त हथियारों का प्रदर्शन किया जो जिनकी वजह से हमें ऑपरेशन सिंदूर में शानदार विजय प्राप्त हुई। सबसे पहले तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल, लेड एयर डिफेंस सिस्टम, बराक मिसाइल्स, आकाश मिसाइल जो कि भारत में ही बने हैं, डिजाइन हुए हैं, बने हैं, और जो कि अगर 4 के सैल्वो में फायर किए जाएं 99% हिट प्रोबेबिलिटी। उसके अलावा स्पाइडर मिसाइल, ये 4 तो हमारे मिसाइल डिफेंस, जो कि एक आयरन डोम बन गया है इंडिया का, बिल्कुल बहुत ही सशक्त, बहुत ही प्रभावशाली आयरन डोम। पाकिस्तान ने 3 मिसाइल्स फायर किए थे हमारी तरफ, 3 के 3 वो शॉट डाउन हो गए। एक भी पाकिस्तान का जहाज हमारे वायु क्षेत्र में नहीं आ सका, किसी हमारी एयरफील्ड या मिलिट्री टारगेट को छू भी नहीं सका। राइट सर। जनरल साहब, इसके अलावा मैं शुरुआत करना चाहूंगा, शुरू से एंटी शुरू करते ड्रोन हैं सर। सिस्टम हमारा डिस्प्ले था। जी जनरल साहब, मैं शुरू से शुरू करता हूं क्योंकि आज आप भी जिस तरह से आपने वक्त निकाला, आप बहुत मसरूफ थे सर, आपने हमें वक्त दिया इंडिया न्यूज पर। सर शुरू से शुरू करते हैं। आज सर एक बहुत अहम चीज देखने को मिली कि बैटल एरे का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हमें दिखाया गया कि जब लाइव वॉर होती है तो किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है, किस तरह से तैयारियां की जाती है। सबसे पहले दर्शकों को सर मैं चाहता हूं आप समझाएं, क्योंकि आपने बहुत सारी जंगें देखी हैं सर, आपसे बेहतर इस बारे में कोई और समझा नहीं सकता। सर ये बैटल एरे क्या है और ये जो मुजाहरा आज किया गया कर्तव्य पथ पर, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, वही मैं आपको बता रहा था कि बैटल इस बार जोर दिया गया ऑपरेशनल चीजों पे। राइट सर। क्योंकि आपको याद है पिछले साल ये जो है अप्रैल के महीने में उन्होंने वो पहलगाम का हत्याकांड किया था। राइट सर। और फिर भारत ने करारा जवाब दिया। इनकी जो 9 जो इनकी टेरर टारगेट्स थी, उनको निस्तनाबूत कर दिया। शामिल भावलपुर में, लाहौर में, सियालकोट में। जी। जब पाकिस्तान ने उसके बाद बढ़ाने की कोशिश करी तो हमने उसके 12 में से 11 एयर बेसिस सर्वनाश कर दिया उनका, और वो हमारे कोई एयर बेसिस को छू भी नहीं सका। तो इस परेड का जो मेन मकसद था कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने हथियार प्रणालियां इस्तेमाल करी थी, उनका प्रदर्शन करना, भारत की शक्ति का प्रदर्शन करना। बैटल अरे मतलब जो कि कॉम्बैट बैटल ग्रुप है, लड़ाई के लिए तैयार, टैंकों के साथ, इन्फेंट्री के साथ, आर्टिलरी के साथ, वो हमने दिखाए। उसके अलावा हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम दिखाए, एंटी ड्रोन सिस्टम्स का प्रदर्शन किया। 1200 ड्रोन्स फायर किए थे, पाकिस्तान ने चलाए थे हमारी तरफ, 90% से ज्यादा मार गिराए गए। हमने लीगेसी गन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया था, L-70, ZU-23, शिल्का इत्यादि, और तबाह कर दिया पाकिस्तान के सारे ड्रोनों के हमले, निस्तनाबूत कर दिए थे। हमने अपना जो नया जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी दिखाया है। इस फैमिली में ये देखिए, केवल रूस और चीन अभी तक बना पाए। जी। भारत अभी तीसरा देश है, अमेरिका भी नहीं हाइपरसोनिक मिसाइल बना पाया। इससे हम दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो सकते हैं, बॉटम ऑफ द सी तक पहुंचा सकते हैं। राइट सर। कोई एयर डिफेंस प्रणाली इसको रोक नहीं सकती। हमारी इन्फेंट्री ने तो शानदार प्रदर्शन किया ही किया, आप जो दिखा रहे हैं।
हमारे इन्फेंट्री के मार्चिंग कॉलम्स उनकी लाल पगड़ियों में राजपूत रेजिमेंट के, ठीक है, और बाकी रेजिमेंटों के भारत का जो जवानी यहाँ पे उमंग के साथ मार्च करती हुई कर्तव्य पथ के ऊपर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मुर्मू जी, हमारी राष्ट्रपति, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और उनके साथ हमारे विशिष्ट मेहमान उर्सुला एंड्रेस, और उनके साथ जो उनके सहयोगी यूरोपियन यूनियन के, राइट सर, यूरोपियन यूनियन से बहुत बड़े मसौदे होने का अभी काम चल रहा है। और अभी हम लोग देखेंगे कि ये डील होनी थी, तो उसको इसीलिए हमारे रिपब्लिक डे पे इनवाइट किया गया, ताकि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में संबंध वो बढ़ें, ज़्यादा मिलिट्री टू मिलिट्री कांटेक्ट हो, और हम डाइवर्सिफाई करें अपने सोर्सेज ऑफ वेपन्स। राइट सर। सर, भैरव कमांडोज की भी आज टुकड़ी देखने के लिए मिली, और पहली बार हुआ है कि 26 जनवरी के मौके पर हमने भैरव कमांडोज को भी मार्च पास करते देखा है। जरा इस स्पेशल बटालियन के बारे में बताइए सर, ये टुकड़ी क्या करती है, किस तरह की डिप्लॉयमेंट होती है, और स्पेशल क्या है सर इनमें? देखिए, ये कमांडोज हैं, वैसे हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्स बटालियंस कोई 9 के करीब हैं, पैरा बटालियंस हैं हमारी, जो कि स्पेशल फोर्सेस थे, और फिर हमारी नॉर्मल इन्फेंट्री आती है। हर इन्फेंट्री बटालियन में एक घातक प्लेटून होती है, जो कि रेड्स वगैरह, एम्बुशेस वगैरह के लिए, स्पेशल मिशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इन दोनों के बीच हम एक छोटा दस्ता चाहते थे, कोई 300 की नफरी का, जिसको भैरव बटालियंस कहा गया है, जो कि दुश्मन के पीछे जाके मीनिंगफुल रेड्स करेंगे एट द ऑपरेशनल लेवल। ये जो स्पेशल फोर्सेस हैं, ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम करते हैं, थिएटर लेवल पे काम करते हैं। तो कोर के लेवल पे, डिवीजन के लेवल पे हमको एक स्पेशल फोर्स टुकड़ी चाहिए थी, वो अब भैरव बटालियंस के रूप में उभर कर आई है। सर, T90 टैंक और अर्जुन टैंक की भी बात करते हैं सर, हमने अब डे बाय डे हम ज़्यादा उसमें इनोवेटिव हो रहे हैं, लेकिन T90 टैंक जो है सर, उसकी टक्कर का, जैसे रशिया की हम तुलना करें, हम यूएस की तुलना करें, तो क्या T90 टैंक अभी बैटलफील्ड के लिए जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन उसमें नया डाला है, किस तरह से आप उसको देखते हैं सर, कि ये किस तरह से हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा? और T90 और अर्जुन टैंक पर सर बॉर्डर की निगरानी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो राजस्थान की बात कर लें या फिर हम बाकी इलाकों की बात कर लें, तो T90 टैंक कितना महत्वपूर्ण है सर ग्राउंड बैटल के लिए, और पाकिस्तान के लिहाज से कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, T92 टैंक ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है रशिया यूक्रेन के युद्ध में। इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दुनिया का बेस्ट मेन बैटल टैंक साबित हुआ है। राइट सर। कहने से नहीं, बातों से नहीं, पोस्टर से नहीं, बैटल परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड जो करके दिखाई। अब हम जो अपने T90 टैंक्स हमारे मेन बैटल टैंक हैं, अलॉन्ग विद T72s, और ये जो T92 टैंक है, आपको खुशी होगी कि हम इसको इंडिया में अब अपग्रेड कर रहे हैं। 1000 हॉर्स पावर के इंजन को 1300 हॉर्स पावर का इंजन लगाया जाएगा इसमें, ताकि इसका जो पावर टू वेट रेशियो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो हमारे T72 टैंक्स हैं इसके साथ के, उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है 750 से 1000 हॉर्स पावर इंजन के साथ। अर्जुन मेन बैटल टैंक, ये अमेरिकन एब्राम्स टैंक, चैलेंजर टैंक के बराबर है, ठीक है। और ये भारत में ही इसका डिजाइन हुआ, प्रोडक्शन हुई। बड़े फख्र की बात है कि हम एक वर्ल्ड क्लास मेन बैटल टैंक बना पाए हैं, फील्ड कर पाए हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही जबरदस्त टैंक है, इसकी 120 मिलीमीटर की तोप है, और रेगिस्तान के इलाकों में, सेमी डेजर्ट इलाकों में इसकी बराबरी का दूसरा टैंक नहीं है साहब दुनिया में। बड़े फख्र की बात है कि इसकी डिज़ाइन प्रोडक्शन भारत में की गई है, हमारे DRDO ने करी, और हमारी सशस्त्र सेनाओं में आज ये सम्मिलित है बड़ी शान से। सर, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद अब ये स्थितियां कमोबेश बनने लगी हैं कि
हमें तैयार रहना है, क्योंकि आतंकवादियों पर अगली रेड, अगला हमला हम करेंगे। इसके लिए भी जानकारी भले नहीं है, लेकिन वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। अब आर्टिलरी वेपन्स का सर बहुत बहुत बड़ी भूमिका होती है फील्ड ऑपरेशंस में, और बॉर्डर पर चाहे वो करगिल की बात कर लें, लेह लद्दाख की बात कर लें, पहाड़ी इलाकों में हमारे आर्टिलरी वेपन्स तैनात किए गए। धनुष की सर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखिए, और अभी जो स्ट्रेस हमारा पाकिस्तान के साथ चल रहा है, तो मेरा पूछना सर यही है कि क्या हमें और आर्टिलरी वेपन्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, या धनुष और बोफोर्स जैसे जो हमारे पास वेपन्स हैं दे आर मोर देन इनफ? नो नो नो, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं जी। कि जब मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में सर्व कर रहा था कारगिल युद्ध के समय, तो उस वक्त हमने मीडियमाइजेशन ऑफ द आर्टिलरी का प्लान बनाया था, जिसके तहत कोई 800 ट्रक माउंटेड गन और कोई 1200 व्हील्ड मीडियम गन्स का प्रपोजल हम लोगों ने रेज किया था कि ये इंट्रोड्यूस की जाएं। और जो हमारे बाकी सब कैलिबर्स हैं, 105 मिलीमीटर, 122 मिलीमीटर एटसेट्रा, वो सब निकाल के 75-24 गन्स, एक 155 मिलीमीटर भारी गन जैसे कि बोफोर है, उसे भी अच्छी गन्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, इसके तहत हमने धनुष गन्स को इंट्रोड्यूस किया। और अब जो लेटेस्ट गन आ रही है वो डीआरडीओ ने बनाई है, भारत कल्याणी फोर्ज और आपके टाटा एडवांस सिस्टम ने। ATAGS गन, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। बड़े फख्र की बात है कि ये भारत में डिजाइन हुई, प्रोड्यूस हुई और अब इंट्रोड्यूस हो रही है हमारे तोपखाने में। ठीक है, कोई 350 आएंगी। मेरा तो कहना है कि इस टाइप की और गन्स आनी चाहिए, हमको चाहिए कोई और। अभी इस वक्त 1200 से ज्यादा ये गन्स चाहिए। Right, तो ये जो गन है, ये जो अमेरिकन गन से ज्यादा दूर फायर करती है। अमेरिकन गन 45 किलोमीटर, ये 48 किलोमीटर फायर करती है। वो 3 राउंड्स पर मिनट, ये 5 राउंड्स पर मिनट फायर करती है। दुनिया की बेस्ट आर्टिलरी मास्टर गन हमारे देश में बनी है और नंबर्स में इंट्रोड्यूस हो रही है। साथ ही में हमने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का इजाद किया है। ठीक है, और ये कोई 70 से 120 किलोमीटर तक धुआंधार फायर कर सकते हैं, ताकि वो इलाका ही तबाह हो जाए। 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के इलाके में कोई जिंदा ना बच पाए। ठीक है, इसको और देश भी खरीद रहे हैं, शामिल आर्मेनिया वगैरह। बड़ी दुनिया प्रभावित है इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के प्रदर्शन से जो कि किया गया, जिसमें हमारे K9 वज्रा टैंक्स भी हैं, जो कि हमारी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जो कि 155 मिलीमीटर की है, वो भी उसकी कोई हमारे पास कई रेजिमेंटें आ गई हैं जो लद्दाख में चीन के बरखिलाफ भी इस्तेमाल की गई थी। जनरल साहब, एक बहुत अहम सवाल है, आप एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं और अब जी सर प्लीज कंटिन्यू। जी जनरल साहब, बात पूरी कर लें। हाँ जी, नहीं आप कह रहे थे। हाँ, मैं पूछ रहा था सर, एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हम बहुत सजग हैं, और अब जो आने वाले जंगे हैं सर, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड जंग होगी, टेक वॉर्स होंगे। तो एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया के साथ हमारी बातचीत चल रही थी S-500 खरीदने को लेकर। हमारे पास धनुष और ब्रह्मोस, तमाम हमारे पास मिसाइलें हैं। S-400 हमारा बहुत कारगर रहा पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन सर, एयर डिफेंस सिस्टम में अभी बहुत सारी चीजें करनी बाकी हैं, और रशिया के साथ ये डील होते होते रह गई। सर, अभी एयर डिफेंस सिस्टम के लिहाज से देखा जाए तो भारत को भी बहुत लंबा सफर तय करना है सर। बिल्कुल, देखिए S-400 इस सरफेस टू एयर मिसाइल ने जो रूस से हमने लिया था, 3 रेजिमेंटें हमने लगाई थी इस बार, और इन्होंने रिकॉर्ड सेट कर दिया साहब। 316 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का एवैक ठोक दिया। राइट सर। 5 उनके जेट फाइटर जो हमला करने की कोशिश कर रहे थे अपने इलाके से, हिमाकत नहीं हुई बॉर्डर पार करने की। ठीक है, उनको मार गिराया। ठीक है, 6 जहाज तो इन्होंने मार गिराए हैं, हमारे बराक और S-400 और हमारे आकाश मिसाइल सिस्टम्स ने। लेकिन अब जरूरत है, हम चाहते थे कि 2 हमारे सिस्टम बाकी है जो रशिया इस साल हमको दे देगा, 2 रेजिमेंट्स। लेकिन 5 और के लिए हमने बातचीत करी थी।
अभी तक ये डील हो नहीं पाई है। मुझे उम्मीद है कि हम इसे कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो खुशाब अपने ही देश में आत्मनिर्भरता को लेते हुए हम ये S-400 की बराबरी का मिसाइल डिज़ाइन कर रहे हैं और फील्ड करने की जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी, ताकि सुदर्शन जो सिस्टम है वो बनाया जाए। और ये तो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स होगा। अभी भी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना पुख्ता था कि पाकिस्तान के 100% मिसाइल जो फायर किए थे हमने शूट डाउन कर दिए। उनके जो जहाज़ों को उनके इलाके में मार गिराया और हिमाकत नहीं पड़ी कि वो किसी भी हमारे मिलिट्री टारगेट को हिट नहीं कर पाए, इवन विद स्टैंड ऑफ मिसाइल्स। ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का शानदार प्रदर्शन था सर। पिनाका, अग्निबाण और स्पर्श मिसाइलों पर सर डोम की बराबरी करता है। राइट सर। सर अग्निबाण और पिनाका जैसे जो मिसाइल सिस्टम है उस पर भी हम काम कर रहे हैं सर, लेकिन अभी ये मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा जिस तरह का कॉम्बैट है, चाहे पंजाब का बॉर्डर हो, राजस्थान का बॉर्डर हो या रन ऑफ कच्छ के इलाके की बात कर लें, तो अभी भी सर जो शॉर्ट डिस्टेंस हमारे पास मिसाइल सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत कारगर नहीं रहा है सर। आपने भी देखा है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो हम वी हैव इक्विप्ड विद लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन सर अभी शॉर्ट टू मीडियम रेंज मिसाइल्स का सर अगर बात करें तो उस पर अभी काम होना बाकी है। आपको नहीं लगता कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की जरूरत है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे अमेरिका के साथ हम जिस तरह से काम कर रहे हैं सर? नहीं, इजराइल के साथ हम इसकी बातचीत कर रहे हैं और एक ब्रिटिश मिसाइल भी हमने उसके बारे में भी बातचीत हो रही है, ताकि वो इंट्रोड्यूस किया जाए टू फिल अप दिस गैप एट द टैक्टिकल रेंजेस, शॉर्ट एंड मीडियम रेंजेस। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इन रेंजेस के लिए हमारे पास स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है रूस का। ये ऑलमोस्ट आपका 200 से 300 किलोमीटर तक ये फायर कर सकता है। और उसके साथ हमारा पिनाका है जो 120 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। ये टैक्टिकल रेंजेस हैं। और सर ये ऑपरेशन संदूर के दौरान इसका बखूबी इस्तेमाल किया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान की तोपों का मुंह बंद करने के लिए, भारी नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है सर, अभी हम भारतीय सेना के दमखम की बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल वॉर सिनेरियोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। चूंकि आपने हमें वक्त दिया है तो मैं चाहता हूं कि उस पर भी आपका विजन और जो उसकी निटी ग्रिटीज आप हमको समझाएं। ईरान, इजराइल और अमेरिका को लेकर सर बहुत स्ट्रेस है इस वक्त, और जिस तरह की तैयारी अमेरिका ने की है सर, उनके वॉरशिप फारस की खाड़ी में पहुंच चुके हैं, बहुत करीब है मिडिल ईस्ट के। और अमेरिका ने तो ये भी दावा किया कि जो यूएस अब्राहम लिंकन है उसने ईरान के मुख्तलिफ शहरों को टारगेट भी कर रखा है, उनकी रेंज में भी है। अभी जो सिचुएशन है सर अमेरिका, इजराइल और ईरान की, क्या आपको लगता है कि अमेरिका सिर्फ गीदड़ भभकियां दे रहा है, या आपको लगता है कि आने वाले 24-48 घंटों में देयर विल बी अटैक ऑन ईरान? हाउ डू यू सी इट सर, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर ईरान पे अटैक करता है अमेरिका तो उसके बहुत भीषण परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि ईरान इज नॉट वेनेजुएला। ईरान के पास काफी अपनी ताकत है, सक्षम है। 3000 के करीब तो उसके पास मिसाइल है। पिछली बार उसने 500 मिसाइल फायर किए थे इजराइल के ऊपर। इजराइल का साइज बहुत छोटा है और कहा जा रहा है कि $50 बिलियन का नुकसान किया उन मिसाइल ने। इस बार अगर अमेरिका हमला करता है तो आप निश्चित समझिए कि कोई 700 के करीब मिसाइल तो इजराइल पे दागे जाएंगे। जो अमेरिकन बेसिस हैं बहरीन में, अल उदीद बेस वगैरह वगैरह, और कई बेसों से तो अमेरिका ने अपने ट्रूप्स हटा लिए हैं, मसलन की इराक। ठीक है, तो इन बेसों पे भीषण प्रहार करेगा ईरान। और सबसे ज्यादा वो जो गल्फ ऑफ हॉर्मूज है उसको बंद कर सकता है। 75% तेल दुनिया का मिडिल ईस्ट से वहां से जाता है। इससे जो ऑयल की प्राइस है वो $130-150 प्रति बैरल हो जाएगी। भीषण चोट पहुंचेगी दुनिया की इकोनॉमी को, शामिल अमेरिका की इकोनॉमी को। तो मेरा ख्याल तो बड़ा फूंक फूंक कर सोचना पड़ेगा अमेरिका को, और इतना आसान नहीं है कि वो ईरान पे चढ़ाई कर दें। उसके परिणाम बहुत भीषण होंगे। और अब तो चीन कूद गया है मैदान में। उसने अपने लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम
J-10C फाइटर चीन को दिए, कह रहे हैं पायलट्स और ऑपरेटर्स के साथ। राइट सर। सर अभी ईरान जिस तरह से धमकियां दे रहा है, परिणाम इतने भीषण हो सकते हैं। सर डर तो सबसे बड़ा यही है क्योंकि इजराइल इस वक्त डर रहा था। एक हफ्ते पहले का नैरेटिव देखिए, वो कहते हैं नहीं हम जंग नहीं करेंगे, ईरान में चीजें बेहतर हो रही है, लेकिन जैसे उनका वॉरशिप वहां पर पहुंचा है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सर, ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि अगर अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया, तो हम एटॉमिक वेपन्स का भी इस्तेमाल करेंगे। और अमेरिका शायद यही वजह है कि सर अमेरिका चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर ये करो या मरो की स्थिति में अगर आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल इजराइल के लिए, क्योंकि जॉर्डन में, इराक में, तमाम जगह अमेरिका के बेसिस हैं, और कतर में, तो सबसे पहले टारगेट तो अमेरिका बेसिस भी करेगा ईरान। ईरान ने भी कहा कि हमने तमाम अमेरिकी बेसिस को टारगेट कर रखा है, वहां हमला होता है, यहां पे उसका रिटेलिएशन रिएक्शन हम आपको दिखाएंगे। तो सर सिर्फ ये धमकियां चलती रहेंगी या आपको लगता है ईरान ज्यादा हावी हो गया अमेरिका और इजराइल के मुकाबले? देखिए, ईरान की ताकत बहुत काफी प्रभावी है। वो पिछली जो जून में युद्ध हुआ था उसमें साबित हो चुकी है कि उसके जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो अमेरिका के सप्लाई किए हुए पेट्रियट मिसाइल वगैरह कोई रोक नहीं सकता जी। इसके चलते उनको किंजाल मिसाइल भी मिले हैं हाइपरसोनिक रूस से। राइट सर। वो अब्राहम लिंकन को डुबो भी सकता है, और जहां पे वो हिट करेगा उसकी मिसाइल्स को रोक पाना, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक पाना असंभव। राइट सर। तो ये समझा जा, तो सोच समझ के काम करना पड़ेगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो सर अब ये समझा जाए कि अमेरिका जो बातें कर रहा है वो मुझे लगता है सिर्फ गीदड़ भपकिया है प्रेशर बनाने की, वो टैक्टिक्स अमेरिका की, क्योंकि इजराइल की भी हवा खराब है सर।